हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 49 और आज डेट है 29 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। लास्ट जो वर्कशीट हमने करी है उसमें हमने चैप्टर सर्कल कंप्लीट करा है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसका टॉपिक हमें पढ़ना है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। ये वीडियो अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं। आज की वर्कशीट में सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 1, जिसमें हमने पाई की वैल्यू को फाइंड करना सीखना है। द एक्टिविटी इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई एंड डिटरमाइन द पेरीमीटर। पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला आप पहले से जानते हो बेटा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है आपको पहले से पता है, 2πr, या फिर एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है पाई डी। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। एरिया से रिलेटेड जो आपको फॉर्मूला पहले से पता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब इसी के बारे में आज हमने और सीखना है। और पहली एक्टिविटी में हमने जो पाई लिखा है ना बेटा दोनों फॉर्मूलाज में, इसकी वैल्यू को निकालना सीखना है। तो पाई के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पाई क्या चीज़ है। पाई इज अ ग्रीक लेटर जिसको हम रीड करते हैं इस तरीके से और लिखते कैसे हैं आपको ऑलरेडी पता है। इस तरीके से हम पाई को डिनोट करते हैं। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को बेटा हम सी से डिनोट करते हैं और आपको फॉर्मूला पता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई डी। तो यहाँ से अगर हम पाई की वैल्यू फाइंड करें सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पाई, सी बाई डी, दैट इज सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर। देखो यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। नाउ किसी भी सर्कल के लिए हम सर्कमफ्रेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट दिस फॉर्मूला। अगर मान लो कि सर्कल है और यहाँ पर मैंने एक मार्क लगाया, अब इसकी सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है, इसकी आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी है, यही इसकी सर्कमफ्रेंस होती है। सो दिस वी कैन मेजर बाय द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। इस पॉइंट पे मैंने एक थ्रेड रखा और उसको इसकी आउटर बाउंड्री पे टोटली रख दिया। तो थ्रेड की जो टोटल लेंथ होगी, जब इसको मैं स्ट्रेट कर दूंगी इस तरीके से, थ्रेड की लेंथ को मेजर कर लूंगी, दैट विल बी माय सर्कमफ्रेंस। और इस सर्कल के लिए डायमीटर भी मैं ऑलरेडी इसी तरीके से मेजर कर सकती हूँ। सो रैंडम बेटा कोई वैल्यू ले ली यहाँ पे डायमीटर की, जो कि 20,000 लिखी हुई है। इसी तरीके से सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आ गई। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द वैल्यू फॉर पाई। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आएगी 3.1416 हमारी वैल्यू आएगी, जिसमें बेटा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम 3.14 ही लेते हैं या फिर 22/7 इसकी वैल्यू ले लेते हैं। नाउ वी ऑल्सो नो कि ये जो हमारी वैल्यू आई है ये इरेशनल नंबर है। कैसे इरेशनल नंबर है, बिकॉज ये जो वैल्यू आती है हमारी, ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वैल्यू होती है। नाउ सर्कमफ्रेंस के लिए जो फॉर्मूला हमें पता था वो पाई डी का पता था। डी की जगह पर आप 2 टाइम्स ऑफ आर भी लिख सकते थे, तो सर्कमफ्रेंस का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया 2πr। सो बेसिकली हमें यह फॉर्मूला याद रखना है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोला जाए या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोला जाए, दोनों का मतलब ही क्या है, हमें 2πr फॉर्मूला यूज करना है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ सर्कल। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में हम एरिया ऑफ सर्कल निकालना सीख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल बेटा आपको पहले से पता है क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू हमें समझाया गया कि कैसे एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड किया जा सकता है। एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है, उस सर्कल के लिए रेडियस हमें ऑलरेडी पता होगी, हमने ड्रॉ किया था। अब उस सर्कल को बेटा हमने नंबर ऑफ सेक्टर्स में डिवाइड करना है। सपोज वी आर डिवाइडिंग इन इनटू 16 सेक्टर्स। ये जो आप शेप देख पा रहे हैं ना, जो ये पिज्जा की शेप जैसा है या फिर जो केक आप कट करते हैं उसकी शेप जैसा है, दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। तो अभी हमने सिर्फ 16 सेक्टर्स कट किए हैं। आप इसमें 16 का डबल यानी 32 सेक्टर्स भी कट कर सकते थे, 100 सेक्टर्स तक भी हम कट कर सकते थे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की शेप्स मिल गई, देखो जो यहाँ पर लगी हुई हैं। इन शेप्स को हमने अरेंज कर दिया, सारी शेप्स को। ये जो शेप्स हमें दिख रही हैं बेटा, ये जब शेप्स को हम अरेंज करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ 16 शेप्स लिए हैं। अगर हम ज़्यादा शेप्स लेंगे तो ये जो शेप हमें पैरेललोग्राम जैसी यहाँ पर अभी दिख रही है, ये शेप हमारी रेक्टेंगल की जैसी दिखेगी, बिकॉज ये कर्व्ड पार्ट बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जितने ज़्यादा हम सेक्टर्स लेंगे उतना ही सीधा हो जाएगा। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो बेटा कि यहाँ पर ये जो शेप है ना, इसको हम रेक्टेंगल ही ज्यूम करके आगे का काम करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है रेक्टेंगल के लिए, यानी जो ब्रेथ है इसकी, वो आर हो जाएगी, बिकॉज ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल है। और ये जो पोर्शन है बेटा, ये जो कर्व्ड पोर्शन, जो सर्कल के लिए हम कर्व्ड पोर्शन को देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। जितने ज़्यादा आप सेक्टर्स लेंगे उतना ही स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। और ये जो है रेक्टेंगल के लिए लेंथ का काम करेगी। अब आप देख पा रहे हो बेटा यहाँ पर आधा जो पोर्शन है सर्कल का कर्व्ड पोर्शन, वो ऊपर कवर हो गया, आधा नीचे कवर हो गया, और यही कर्व्ड पोर्शन मेरा सर्कमफ्रेंस होता है। इट मीन्स जो मेरे 2πr सर्कमफ्रेंस थी, यानी 2 टाइम्स ऑफ πr, तो आधा तो पोर्शन ऊपर कवर हो गया, यानी πr ऊपर कवर हो गया, आधा पोर्शन πr नीचे कवर हो गया। तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप बनेगी अल्टीमेटली मेरी, उसका एरिया मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की जगह पे व्हाट आई एम गेटिंग πr, एंड ब्रेथ की जगह पे व्हाट आई एम गेटिंग r, बिकॉज रेडियस है ये देखो। तो मेरा जो एरिया बन गया दैट इज πr स्क्वायर। और अल्टीमेटली जब इन सब सेक्टर्स को जोड़ देंगे तो मेरा ये सर्कल ही तो बनेगा। सो माय एरिया ऑफ सर्कल इज πr स्क्वायर। अब इसके बाद एग्जांपल 1 में हम इसको समझ लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। न्यूमेरिकली इक्वल होने का मतलब बेटा क्या है कि इनकी जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, यानी जो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने पर जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला इक्वल कर दो, 2πr को πr स्क्वायर के इक्वल कर दो, पाई से देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक सिंगल आर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 2πr को πr स्क्वायर से, यानी पाई इंटू आर से, तो पाई और आर दोनों कैंसिल हो गए, तो यानी आर की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास कितनी बच गई, ये आर और ये 2 बचा। सो आर की वैल्यू होगी डायरेक्ट 2 यूनिट्स, लेकिन आपको डायमीटर निकालना था, तो इसी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डबल कर दोगे, सो डायमीटर विल बी 4 यूनिट्स। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, द व्हील ऑफ अ कार हैज़ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा डायमेंशंस को देखो, यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखी है, टाइम मिनट्स में दे रखा था, और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो कोई भी डायमेंशन हमें हमारी मैच नहीं कर रही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सब जो लेंथ है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, और टाइम को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे करा हुआ है, रेडियस ऑफ व्हील को हमें 80 सेंटीमीटर दे रखा था, सेंटीमीटर को मीटर में, पहले तो हमने रेडियस डायमीटर दे रखा था 80 सेंटीमीटर, तो हमने रेडियस निकालने के लिए उसका हाफ करा, सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर को फिर 100 से डिवाइड करा, वी गेट द आंसर इन मीटर्स। मीटर्स में निकालने के बाद वी हैव कैलकुलेटेड सर्कमफ्रेंस जो कि 2πr होती है, कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सर्कमफ्रेंस का 176/70 मीटर्स। सिंपल यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट करी है ना। बेटा स्पीड आपको दे रखी थी 66 किलोमीटर पर आवर, तो आपको ऑलरेडी पता है किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, तो जो भी मेरा नंबर होता है 66 था ना नंबर, उसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। वाई, किलोमीटर को कन्वर्ट कराने के लिए 1000 से मल्टीप्लिकेशन होती है, और आवर को सेकंड में करवाने के लिए बेटा 3600 से डिवीजन होती है ना, क्योंकि 60 इंटू 60 करते हैं, जीरो से जीरोस कट जाएंगे, 10/36 बचेगा, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो 5/18 आएगा ना। ऑब्वियसली आपका जो स्पीड का आंसर है यहाँ से बेटा मीटर पर सेकंड में क्या आ गया, 55/3 मीटर पर सेकंड। तो दोनों आपको आंसर्स मिल गए। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस बताओ, तो आपको ये याद रखना है, जब भी रेवोल्यूशंस के लिए क्वेश्चन आएगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको लिखना होगा टोटल टाइम में, मतलब कितने टाइम में आपको डिस्टेंस निकलवाना है। टाइम आपको दे रखा था 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर ये मेरा एक व्हील है, यहाँ पर मैं एक मार्क बना देती हूँ, और इसको मैं एक रोड पे या किसी भी एक सरफेस पे टर्न करना शुरू करती हूँ। इस तरीके से टर्न करना है कि मैं इस मार्क से ही शुरू करूँ। चलो मार्क मैं नीचे की तरफ बना लेती हूँ, यहाँ पे जो मैंने ये मार्क बनाया, ये मैं मार्क नीचे की तरफ बना लेती हूँ। मुझे इस मार्क से स्टार्ट करके इसको टर्न करना शुरू करना है, और इस तरीके से टर्न करना है कि दोबारा इस मार्क पर आगे स्टॉप कर जाए। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी इसकी, तो वही मेरा डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस किसके टर्म्स में होगा, इसकी सर्कमफ्रेंस के टर्म में। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 1 रेवोल्यूशन विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो और डिस्टेंस के लिए जो आपने 10 मिनट्स में निकालना था उसका फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इनटू टाइम इज द फॉर्मूला। स्पीड इनटू टाइम के लिए ये आपकी स्पीड की वैल्यू आई थी, टाइम 10 मिनट्स में दे रखा था, उसको आप चेंज कर लोगे सेकंड में। 10 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो सेकंड्स में आ जाएगा। अब देखो 10 इंटू 60 ये हो रखा है ऑलरेडी। स्पीड थी आपकी 50/3, 50 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया। उसके बाद 176/70 जो था आपका 2πr का आंसर आया था, ये आया था ना 2πr का आंसर 176/70, तो 176 नीचे 70 ऊपर है, तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4375, एंड दिस इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। इसकी प्रैक्टिस आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं, नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है कि एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है जिसका डायमीटर दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, इसका आपको पेरीमीटर निकालना। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक प्रोटेक्टर यानी जो एक डी होता है वो उस तरीके की शेप का होता है बेटा, और इसका डायमीटर आपको दे रखा है, यानी ये जो ये साइड दे रखी है दिस इज 14 सेंटीमीटर। इसका आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है। सर्कमफ्रेंस निकालने का बेटा क्या मतलब है कि मान लो अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ी हूँ और मुझे यहीं पे इसकी बाउंड्री को ट्रैवल करके यहीं वापस आना है, तो मैं इसकी सर्कमफ्रेंस फाइंड करूंगी। तो इसकी सर्कमफ्रेंस फाइंड करते समय मैं डी पर भी कैलकुलेट करूंगी, और सेमी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उस पर भी उसको भी कैलकुलेट करूंगी। सो व्हाट विल बी द माई पेरीमीटर, जो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर विल बी व्हाट, सेमी circular protector
सबसे पहले सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर में सेमी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है पाई डी, और सेमी सर्कल है यानी उसका हाफ कर दो, और इसी के साथ बेटा इसमें डी भी ऐड करना पड़ेगा। नाउ वैल्यूज पुट कर दो, 1/2 पाई की जगह पे विल पुट 22/7 एंड डी की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 14 + 14। अब आपको ध्यान रखना है ये पूरी कैलकुलेशन एक साथ करनी है, 14 को बाद में ऐड करना है। सो ऑब्वियसली इसको कट कर दोगे ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 22 + 14 एंड फाइनल आंसर विल बी 36 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा आपसे क्या बोला हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 6.16 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 572 मीटर्स। तो ये क्वेश्चन कुछ आपका एग्जांपल जैसा है जो भी आपने किया था। एरिया ऑफ व्हील यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, ऑफकोर्स जो व्हील की शेप होगी वो सर्कुलर शेप होगी, तो सर्कल का एरिया आपको दे रखा है 6.16। यहाँ से आपको बेटा रेडियस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमें रेडियस की नहीं दे रखी थी, कोई भी कैलकुलेशन सर्कल की विदाउट रेडियस नहीं हो सकती। तो चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर पाई जो था मैं इसको यहाँ नीचे ले गई हूँ, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। तो जो 7 नीचे था देखो यहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, और 22 यहाँ ऊपर था तो ये नीचे आ गया, और यहाँ से मैंने डेसिमल हटाया तो नीचे 100 आ गया। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे बेटा तो आपके पास आएगा 28 × 7/100। 28 को मैं कैसे ब्रेक करके लिख सकती हूँ, 7 4 ज़ा 28, 7 × 7 और 2 × 2 इसके फैक्टर्स बन गए। कैसे आया है देखो यहाँ पे 7 × 4 था ये, और एक 7 ऑलरेडी था, और नीचे था 100, तो 4 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 × 2 में, और 7 2 टाइम्स था, तो जो r स्क्वायर है वो उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 7 × 2/10 का होल स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ r विल बी 14/10 मीटर्स। ना उसके बाद बेटा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने को आए तो आप कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड को डिवाइड करवाएंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन से। तो यहाँ पर जो मेरा टोटल डिस्टेंस कवर्ड था वो था 572 मीटर्स, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन का मतलब है जो 1 टाइम सर्कल घूमेगा। तो 1 टाइम अगर सर्कल घूमेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल 2πr के इक्वल। अब इसके बाद देखो मैंने फिर से वैल्यू डाल दी है, 2 की जगह पे 2 ही लिखा है, पाई की जगह पर आई हैव पुट 22/7, 22 नीचे रहा, 7 ऊपर चला गया, r की जगह पे 14/10 डाला था तो 14 नीचे ही रहा और ये वाला 10 ऊपर चला गया। जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे बेटा तो कैलकुलेशन करने पर जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 65 रेवोल्यूशन। कैलकुलेशन पार्ट में आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको इसकी कैलकुलेशन करके देखना है कि आपका आंसर 65 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा आपसे क्या बोला हुआ, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज 5280 यानी 5280 रुपीज़। द फील्ड इज टू बी प्लॉड एट द रेट ऑफ 0.50 पैसा per meter square. Find the cost of plowing the field if we take the value of pi to be 22/7। यानी ये बेटा इस क्वेश्चन में आपको फेंसिंग की जो सर्कुलर एक मेरा फील्ड है यानी सर्कल की शेप में जो मेरा फील्ड है उसकी फेंसिंग का कॉस्ट दे रखा है, मतलब इसके आसपास चारों तरफ जब यहाँ पर एक वायर लगाई गई होगी फेंसिंग के लिए उसका टोटल कॉस्ट मुझे दे रखा है 5280 रुपीज़। और 1 मीटर के लिए यानी 1 मीटर के छोटा सा पीस जब वायर का लगाया गया होगा तो वो 24 रुपये का लगा होगा। टोटल कॉस्ट मुझे दे रखी है, तो अगर मैं इसको यूज़ करूं, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मेरे को दे रखी है, ये कॉस्ट कैसे आई होगी, सर्कमफ्रेंस को जब मैंने कॉस्ट पर मीटर से मल्टीप्लाई करा होगा तो ही तो मेरी कॉस्ट आई होगी। तो इट मीन्स अगर मैं ये 2πr को 24 से मल्टीप्लाई कर दूँ दैट विल बी इक्वल टू 5280। यहाँ से बेसिक मेरा क्या काम है r निकालने का, क्योंकि जब तक मेरे पास r नहीं होगी मैं एरिया नहीं फाइंड कर पाऊंगी, मैं कॉस्ट नहीं फाइंड कर पाऊंगी। तो आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ से r निकाल लोगे। कैसे r निकाला, देखो यहाँ पे इस r को तो यही रहने दिया, बाकी सब वैल्यूज़ को नीचे ले आया। 24 यहाँ मल्टीप्लाई में था नीचे आ गया, 2 यहाँ था 2 भी नीचे आ गया, पाई की जगह पे वैल्यू डाली 22 नीचे थी और 7 ऊपर आ जाए, क्योंकि 22/7 को ओपन करेंगे इस तरीके से आएगा ना, तो ये नीचे था तो इसलिए ऊपर आ गया, 22 जो ऊपर था वो नीचे आ गया। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद करेंगे बेटा, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 35 मीटर्स। इसके बाद जब भी प्लोइंग की बात होगी तो प्लोइंग कहाँ की जाएगी, इसके अंदर की जाएगी ना, यहाँ पे जो भी खेती की जाएगी, जो भी एग्रीकल्चर किया जाएगा इस पे या प्लोइंग की जाएगी वो अंदर की जाएगी। दैट पार्ट इज कॉल्ड द एरिया। तो एरिया फाइंड कर लेंगे अब फील्ड का πr स्क्वायर से, इजीली आपका आंसर आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आपको निकालिए कॉस्ट ऑफ प्लोइंग, यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर पे अगर प्लोइंग की जाती थी तो प्राइस कितना पे करना पड़ता था 0.50 यानी 50 पैसे का। टोटल एरिया आपका ये आ गया, तो इतने एरिया पे मुझे प्लोइंग करनी है, तो अगर मुझे इतने एरिया पे प्लोइंग करनी होगी
तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.50 से एंड आपका आंसर आ जाएगा 1925। आज की वर्कशीट में बेटा आपने एरिया और रिलेटेड पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस करें, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में और भी इसके जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और टाइम से इसकी फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।